वक्फ बोर्ड सदन में पेश हो चुका है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के पर उतर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ा। आपने गौर किया होगा कि इस बिल का सबसे ज्यादा समर्थन किया है कांग्रेस ने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के ही कई नेता जिन पर यह आरोप है कि वो टेबल के नीचे से वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। अभी तक हमने टेबल के नीचे से रिश्वत लेना सुना था, लेकिन अब ये भी जमीन सुनने में आने लगा। भैया, टेबल के नीचे से जमीन खिसक रही है। लेकिन ये खेल होता कैसे है? इतनी शक्तियां वक्फ को आखिर कैसे मिल गई? क्या है 1954 में हुआ वो संशोधन जिसका बखान बार बार विपक्ष कर रहा? कैसे कांग्रेस ने वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी 2013 में? वक्फ के पास इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी वजह से संपत्ति हो गई। क्यों मनमोहन सरकार ने चुनाव के वक्त वक्फ को 123 संपत्ति दान में दे दी थी? वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है वक्फ एक्ट। उसमें 2013 में कांग्रेस सरकार ने क्या क्या बदलाव किए, अब मोदी सरकार किस तरह के संशोधन कर चुकी है। साल 1954 में बना था वक्फ एक्ट। आजादी के बाद देश में वक्फ एक्ट 1954 बना। इसे पहला वक्फ एक्ट माना गया। इसी एक्ट के प्रावधान के आधार पर साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, जो केंद्र सरकार को दूसरे वक्फ बोर्डों के कामकाज के लिए सलाह देता है। अब आप समझिए कि अरबी के शब्द वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर समर्पित वस्तु या लोगों के उपकार के लिए दिया गया धन। इसके तहत अचल और चल संपत्ति दोनों शामिल हैं। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जमीन, मकान, धन या कोई और चीज दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इन्हीं संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था को वक्फ बोर्ड कहा गया। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को दान में मिलने वाली संपत्ति यानी वक्फ का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना है। इसमें गरीबों की पढ़ाई लिखाई व्यवस्था की जाती है। मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव इसी में शामिल है। इसके अलावा वक्फ से दूसरे धर्मार्थ कार्यों में भी मदद की जाती है। हालांकि इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो हमें ये कहीं नहीं मिलता कि वक्फ बोर्ड की जमीन के जरिए किसी भी मस्जिद का निर्माण कराया गया हो, मरम्मत की गई हो या फिर मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च किया गया हो। खैर, इसके बाद साल 1995 में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन कर नया एक्ट लागू कर दिया गया। इसी को वक्फ एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है। वक्फ एक्ट 1995 का लक्ष्य था कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुधार किया जाए, साथ ही इसमें व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसे कम किया जाए। इसलिए वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी के तहत वक्फ की संपत्ति की निगरानी के लिए राज्यों में भी वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया। साथ ही साथ वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और संगठित और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई। 1954 में बने वक्फ बोर्ड में 1995 में जब संशोधन हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन करके नए नए प्रावधान जोड़ दिए और वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी कि पवित्र, मजहबी यानी कि धार्मिक या चैरिटेबल यानी कि परोपकारी मान ली जाए तो यह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर या फिर वक्फ बोर्ड तय करेगा, न कि अन्य कोई सदस्य। और इसी 40 का बखान लगातार विपक्ष कर रहा। वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास वक्फ की संपत्तियों के निरीक्षण और उन पर नियंत्रण का हक है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए प्रबंधकों यानी कि मुतवल्ली की नियुक्ति करता है, उनके कामकाज की समीक्षा भी करता है। किसी भी सूरत में सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन इसी देश में मंदिर से जुड़े कोई भी कार्य होंगे उनमें सरकार हस्तक्षेप करती है। ये किसी से छिपा नहीं है कि मंदिर में जो दान का पैसा आता है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में जाता है। अगर आपके पास इसका जवाब है कि कितना टैक्स मस्जिद की तरफ से दिया गया तो जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, जब 2013 में संशोधन हुआ तो कांग्रेस ने गजब ही कर दिया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्तियां दे दी। 2013 में किए गए संशोधन के बाद वक्फ के फैसलों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी संशोधन के बाद बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देने का अधिकार मिल गया। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 40 में प्रावधान है कि कोई जमीन किसकी है इसे वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय कर सकता है। अगर आपकी जमीन संपत्ति भी
वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप इस दावे के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही गुहार लगानी होगी। इस मामले में वक्फ बोर्ड का फैसला अगर आपके खिलाफ आ गया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल सिर्फ आप जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी एक्ट के सेक्शन 85 में प्रावधान है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती नहीं दी जा सकती। यही नहीं, राज्य और केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये अपार शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी कांग्रेस ने। लगातार किए गए संशोधन में 2013 में जो संशोधन हुए उसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा आजादी दी थी। जहां खड़ा हो उस जगह को वो वक्फ घोषित कर सकता है और कोई फिर उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक था। और यही वजह है कि सिर्फ देश नहीं बल्कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में अगर किसी बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। इतना ही नहीं, 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। रातों रात ये फैसला लिया गया। वह फैसला दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज को लेकर था। मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को इन प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। कांग्रेस ने यह सोचा था कि इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा, लेकिन इसे कांग्रेस भुना नहीं पाई क्योंकि फैसला रातों रात लिया गया था। क्योंकि आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने इसे किया था और आम मुस्लिम को वो इसके बारे में बता भी नहीं पाई क्योंकि आचार संहिता लग गई। या फिर हम इसे दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए आप। कांग्रेस ये दरअसल भाप गई थी कि मोदी लहर में कांग्रेस का हाथ अब धुंधला हो चुका है और शायद यही वजह थी कि आनन फानन में संशोधन 2013 में कांग्रेस के जरिए किया गया ताकि वक्फ की शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएं और बीजेपी अगर सत्ता में आ भी जाए तो उसे वक्फ बोर्ड में संशोधन करने में काफी समय लगेगा। और कांग्रेस ने यह सोचा होगा कि शायद 5 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आ नहीं पाएगी और ये शक्तियां जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दी यथावत बनी रहेंगी। Is the UPA era secret note which gifted away Delhi on a platter to the Waqf। खैर, इसके बाद सत्ता में आई मोदी सरकार ने फरवरी 2015 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्तियों को उपहार में देने के यूपीए सरकार के फैसले की जांच करने का निर्णय ले लिया। सरकार ने ऐसा तब किया जब विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हिंदू संगठन ने तर्क दिया था कि इन बेहद कीमती संपत्तियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत ना तो रखा जा सकता है और ना इन्हें रिलीज किया जा सकता है। तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने तब कहा, मुझे सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत मिलती है। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन संपत्ति के ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोदी सरकार ने साल 2016 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी JR आर्यन की एक जांच समिति बनाई। इसे 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। जून 2017 में यह बताया गया कि समिति ने सिफारिश की है कि 123 संपत्ति के भाग्य पर अंतिम फैसला दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा ही लिया जाना चाहिए। एक अधिकारी के अनुसार JR आर्यन समिति इस सवाल का जवाब देने में विफल रही थी कि क्या संपत्ति वास्तव में वक्फ की है। समिति को 6 महीने का विस्तार मिला था, फिर भी यह कोई ठोस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। इसके बाद अगस्त 2018 में केंद्र ने 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि आर्यन समिति की रिपोर्ट अस्पष्ट थी, इसलिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। खैर, ये मामला लंबा चला और आखिरकार आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने दिल्ली में 123 संपत्तियों के बाहर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में साफ कहा गया था कि यह संपत्ति अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं रह गई है। अब क्या क्या बदलाव कर दिए गए हैं आपको उसे समझने की जरूरत है। अब वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य होगा, यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। यानी केवल वक्फ बोर्ड के कह देने मात्र से कोई संपत्ति अब उसकी नहीं हो जाएगी। भैया अब कागज दिखाने पड़ेंगे। उन संपत्ति का भी अनिवार्य सत्यापन संशोधन में प्रस्तावित किया गया जिन पर वक्फ बोर्ड ने तो दावा किया कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया। यानी अगर कोई संपत्ति बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवादित है तो एक पक्षीय बोर्ड के हक में फैसला नहीं लिया जा सकता है। अब आप समझिएगा,
अब इसके लिए बोर्ड को भी सबूत देना होगा कि संपत्ति उसकी है। इससे पारदर्शिता आएगी, सरकार का दावा। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती थी, लेकिन अब प्रस्तावित संशोधन के बाद वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में पंजीकृत करानी होगी। वक्फ बोर्डों के ढांचे में भी बदलाव प्रस्तावित है। राज्यों के वक्फ बोर्डों में महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब हर राज्य के बोर्ड में 2 महिलाएं सदस्य होंगी। वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव किया गया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी किया गया, ताकि वक्फ बोर्ड के मात्र दावे भर से जमीन उसकी न हो जाए। पीड़ित व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का समय मिले। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। अब विवाद किस पर है वो भी जानिए। दरअसल वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। यानी अगर कोई बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो खुद से ही जांच कर खुद के ही हक में आराम से फैसला सुना सकता था। हालांकि अगर किसी घर या मकान पर वक्फ ने अपना हक जताया है, तो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है, लेकिन कोर्ट का दरवाजा तक नहीं जा सकता। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है, तो हमेशा वो वक्फ की ही रहती थी। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए। अब सरकार ऐसे विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्राथमिकता दी जाएगी। वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित वो जमीन जिस पर विवाद हुआ। 2022 में तमिलनाडु ने वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे तिरुचिंदरई गांव पर वक्फ का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया। तर्क यह दिया गया कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब को और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा किया गया। सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है। इसमें वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी गई। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गईं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। अब जरा आप इसे भी समझिए। दरअसल बदलाव क्या किए गए वो भी जानना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी, यानी कि वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई है। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को शामिल करने, सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिश का हवाला दिया। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में रजिस्टर करानी होगी संपत्ति, ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। इसका मतलब यह है कि कागज दिखाना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालय के राजस्व विभाग में रजिस्टर कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने में ट्रांसपेरेंसी आएगी। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जबकि अभी तक कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया, तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि वो जमीन उसकी है, ना कि वक्फ की। ये बदलाव करके सरकार चाहती है कि वक्फ की जमीन कहाँ कितनी है, इसमें पारदर्शिता आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये मैं नहीं, बीजेपी ने सबूत दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में जेपीसी की बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिपद्दी ने खड़गे पर आरोप लगाया। अनवर ने जेपीसी के सामने पेश हुए बताया कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन पर कब्जा किया।
अनवर मनपद्दी ने जेपीसी के सामने काफी जानकारी रखी। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक में हुई वक्फ जमीनों की लूट की बातें जेपीसी को बताई। इसके बाद जेपीसी में शामिल विपक्ष के सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि खरगे चूंकि अब इस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ यहाँ कोई बात ना की जाए। विपक्ष के सांसदों ने जहां खरगे पर आरोप को लेकर जेपीसी की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, तो इसको लेकर कांग्रेस या खरगे ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण फिलहाल नहीं दिया। कांग्रेस मुखिया खरगे ने जमीन कब्जे के आरोपों को अभी तक नहीं नकारा। खरगे और उनके परिवार पर वक्फ के अलावा और भी जमीन को गलत ढंग से लेने का आरोप है। हाल ही में मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने एक जमीन को वापस सरकार को लौटने का फैसला किया। यह जमीन ट्रस्ट को KIADB ने दी थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि खरगे परिवार पिछले 50 सालों से कर्नाटक को लूट रहा है और इस खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस और खरगे परिवार बैकफुट पर है। अभी तक फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब कांग्रेस की तरफ से या खरगे की तरफ से नहीं दिया गया। अब ये फैसला आपको करना है कि बीजेपी ने वक्फ बोर्ड की दशा और दिशा बदलकर सही किया या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय भारत।